आज के दौर में महंगाई की मांग के कारण आम आदमी की आय से ज्यादा उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। कर्ज के बोझ तले दबे लोग अपनी जमीन तक बेचने को मजबूर हो रहे हैं ताकि कर्ज चुकाया जा सके और बचे हुए पैसों से जीवन यापन कर सके। लेकिन जब जमीन बिकने के बाद भी किसान को उसकी कीमत नहीं मिलती तो उसकी स्थिति सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसा ही एक मामला उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के ग्राम बलौदा लखा का सामने आया है। बता दें कि एक किसान जमीन के बदले लिए गए उधार के पैसे नहीं मिलने पर बड़ी परेशानी झेल रहा है। किसान विजय ने बताया कि जब उधारी के पैसे बढ़ गए तो भूरालाल ने उसे पैसे देने की बजाय जमीन की रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम करा ली। इसके बाद भूरालाल ने विजय से कहा था कि जल्द ही बची हुई रकम जो है वो लौटा दी जाएगी, लेकिन पैसे नहीं दिए गए। गांव के एक व्यक्ति की मौजूदगी में भूरालाल ने कुछ पैसे दिए लेकिन पूरी राशि नहीं दी और फिर विजय को परेशान करने लगा। विजय अब न्याय के लिए प्रशासनिक दफ्तरों और पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है। भूरालाल जी कहाँ रहते हैं? बलौदा लखा। ये बताया आज थाने पे किस लिए आए थे? वो रिपोर्ट करने आए, वो विजय परेशान कर लिया पैसे के लिए। हमारा सौदा हो गया, फिर डबल मांग रहा वो। किस चीज़ का सौदा हुआ था? जमीन का। हाँ, क्या हुआ जमीन में? जमीन का सौदा हुआ था, उन्होंने पैसे भी दे दिया उसके और बाकी दिए थे वो मेहरबान सिंह ने और रख लिए। और मेहरबान सिंह को कितने पैसे दिए थे? 20 लाख रुपए और उन्होंने रख लिया और विजय को वापस परेशान के लिए हमारे पास पैसे मांग रहे और रिपोर्ट कर रहे और थाने के लिए हमें परेशान कर रहे और मार जान धमकी दे रहे हैं मारने की। वो गाली गुप्ता कर रोज शाम सुबह खेत पे आके दारिया पर्ची लाता है वो। अच्छा, आपने जो पैसे दिया उसका कोई एग्रीमेंट है, कोई वीडियो बना है आपके पास? वीडियो है हमारे पास, जैसे कहते हो भी है, जैसे भी ले गया वो। क्या नाम है आपका? विजय चौहान। कहाँ रहते हैं? बलौदा लखा। ये बताया क्या समस्या आपकी? सर, मैंने भूरालाल को ज़मीन की रजिस्ट्री करी थी। कई वर्षों से उनको तोजी से ही दे रहे थे हम ज़मीन, तो कर्जा ज़्यादा होने के कारण उन्होंने दावा बनाया कि या तो मेरे पैसे दे या ज़मीन की रजिस्ट्री कर दे, जो भी तेरे पैसे निकलेंगे वो दे देंगे हम तुम्हें। तो मैंने रजिस्ट्री कर दी। उनके 18,47,000 रुपये निकले, बाकी मेरे 21,05,000 रुपये निकले। उन्होंने दिए नहीं। पैसे देने आए थे वो मेहरबान सिंह जी के घर, तो मेहरबान सिंह जी ने, उनकी पुरानी लेन देन थी भूरालाल जी की और मेहरबान सिंह जी की, तो मेहरबान सिंह जी ने वो पैसे अंदर पहुंचा दिए घर में। बाकी मेरे पास पैसा नहीं आया। मैंने भूरालाल जी को बोला भी सही कि मेरे पास पैसा नहीं आया है, आपने मुझे नहीं दिया है। अब वो दे नहीं रहे सकते। मेरे पास पैसा भी नहीं आया और मेरी ज़मीन भी चली गई। मेरा सरकार से निवेदन है कि मुझे या तो मेरे पैसे दिलाए जाए या मेरी ज़मीन दिलाई जाए। सर, बलौदा लखा में एक ज़मीन की रजिस्ट्री हुई थी, उसके पेमेंट भी नहीं मिला और उसकी ज़मीन भी चली गई, क्या है मामला? ये मामला इस प्रकार है कि बलौदा लखा रहने वाला है विजय। उसने एक आवेदन दिया है भूरालाल के खिलाफ, इसने मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली है लेकिन मेरा पेमेंट नहीं करा है। उस आवेदन की जांच चल रही है, जो जैसा होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने तहलका डिजिटल से बातचीत में प्रधानमंत्री के 11 साल के कार्यकाल पर तीखा तंज कसा है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भाजपा सरकार असफल रही है। साथ ही उन्होंने भारत पाक युद्ध और सीज फायर को लेकर भी बीजेपी पर कई सवाल उठाए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मंत्री विजय शाह के बयानों पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की और प्रदेश सरकार के मुखिया को नैतिकता के आधार पर असफल बताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा। जिस तरीके से 11 साल बेमिसाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर तारीफ कर रही है, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से जानना चाहेंगे कि 11 साल बेमिसाल को लेकर अगर हम मध्य प्रदेश की दिशा और दशा की बात करें तो मध्य प्रदेश किस ओर है? साल बेमिसाल आते हैं, कह रहे हैं, कहने में क्या जाता है। अगर भाई ये तो जनता को महसूस करना चाहिए ना, क्या महंगाई से निजात मिली, भ्रष्टाचार से निजात मिला? आज सब जगह दलाल हावी है। कोई भी काम, छोटा से छोटा काम बिना लेन देन के इस सरकार में नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिजली के बिल से लोग परेशान है। कहीं खंभा टूट गया, कहीं ट्रांसफार्मर जल गया, बदला नहीं जा रहा है। हैंडपंप जो खराब हो गए उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। नए हैंडपंप का खनन नहीं हो रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो मिल नहीं रही है। सरकारी स्कूलों में ताला लग रहा है।
शिक्षा की व्यवस्था तो कर नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य की क्या स्थिति, अभी रीवा में गैंग रेप हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर, अभी कल की घटना है, और आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। तो ये सरकार चारों तरफ से फेल है। बाकी नारे की सरकार है, ये नए नए जुमले गढ़ते हैं और जुमलों की दुकान बन गई है ये सरकार। आखिर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी इन तमाम बातों को लेकर? कांग्रेस संगठन सृजन कर रही है और इनके अन्याय, अत्याचार और इनके झूठ फरेब से लड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार होकर जनता के बीच में जाएगी और जनता को साथ में लेकर इनके अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। तहसील स्तर से लेके एसडीएम कार्यालय से लेके कलेक्ट्रेट से लेके भोपाल तक मुख्यमंत्री कार्यालय का भी घेराव होगा, विधानसभा का भी घेराव होगा और जनता की समस्याओं को लेके निरंतर कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। और ये हमारे नेता राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं। संविधान बचाने की लड़ाई से लेके आप देख रहे होंगे हर सेक्टर की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और देश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो देश की संपत्ति लुटाने का काम कर रहे हैं, अगर उसके खिलाफ कोई मुखर है तो राहुल गांधी जी मुखर है। ये तो एक ही काम कर रहे हैं, जो सरकारी एजेंसियां उनका दुरुपयोग कर रहे हैं कि लोगों का मुंह बंद हो जाए। कोई अच्छा पत्रकार अगर सरकार के खिलाफ बोलता है तो वो किसी बड़े ग्रुप से अगर जुड़ा है तो उसकी पत्रकारिता खा जाते हैं। यूट्यूबर हो गया या तो घर बैठ गया या तो मरवा देते हैं। और यही नेताओं के खिलाफ भी कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सारे लोग जो भी इनके खिलाफ मुखर होता है तो उनके खिलाफ ईडी का डर दिखाते हैं, इनकम टैक्स का डर दिखाते हैं। पर इनको पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेता वो नेता है, वो कार्यकर्ता है जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों से नहीं डरे, देश को आजादी दिलाई और देश का निर्माण किया। जो भी है, ये जो भी फीता काटने जाते हैं, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम का ये भी फीता काट रहे हैं मोदी जी, जो कभी जम्मू कश्मीर में जाके किसी टनल का उद्घाटन करके आ जाते हैं, किसी पुल का करके आ जाते हैं। सब कांग्रेस ने आधारशिला रखी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज तक जो भी देश की तरक्की में योगदान रहा है, जो भी नीतियां बनी है, जो सबके हित की रही है, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। ये बता दें, कोई आईएएम खड़ा किया हो, इन्होंने कोई इंस्टीट्यूट ऐसा बनाया हो जहां लोगों को शिक्षा का अवसर मिल रहा हो, रोजगार का अवसर मिल रहा हो। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी प्रतिवर्ष, कहां मिल रहा है? प्रदेश में क्या हालात हैं? नेताओं की बयानों की बात करें या जो तमाम अभी देखा जाए जो हाईवे को लेकर भी घटनाएं सामने आई, ऐसे में बीजेपी की जो है अगर देखा जाए वास्तविकता, तो कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहेगी इस पर? देखिए, इनके अंदर नैतिकता नाम की चीज ही नहीं है। अगर इनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता होती तो पहलगाम घटना के बाद देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को सबसे पहले इस्तीफा देना था। जहां 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम था, वहां इतनी बड़ी घटना घटित कैसे हुई? तो पहले तो वहां इनने कोई अपनी नैतिकता कबूल नहीं किया। और उसके बाद जिस तरह से इनके मंत्रियों ने अनर्गल बयानबाजी की, देश की सेना को अपमानित करने का काम किया, और उसके बाद अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो इससे यह समझ में आता है कि इनके चाल और चरित्र में अंतर है, इनकी नीयत में अंतर है। ये खुद ही इस तरह के बयानबाजी कराते हैं। अगर ये बयानबाजी इस तरह के नहीं कराते, इनकी नीयत में खोट नहीं होता, तो तत्काल उनसे इस्तीफा ले लेते। तो हमारे साथ ये थे कमलेश्वर पटेल, पूर्व कांग्रेस मंत्री, जिनसे तमाम बातों पर बात की। प्रधानमंत्री के 11 साल बेमिसाल हैं, उन पर इन्होंने शब्दों का कड़ा प्रहार किया। लोकेश मिश्रा, तहलका डिजिटल, मध्य प्रदेश तक। खरगोन जिले के सनावत तहसील के ग्राम गवल में एक दुखद घटना सामने आई है। किसान जयराम पुत्र देवराम चौधरी अपने काका काशीराम चौधरी के साथ खेत में काम कर रहा था। जब शाम करीब 4 बजे, मैं आपको बता दूं कि गड़गड़ाहट के साथ आसमान से बिजली गिर गई। इस बिजली की चपेट में आने से काका काशीराम और भतीजा जयराम दोनों बेहोश हो गए। पास के खेत में काम कर रहे जितेंद्र ने दोनों को बेहोश देखा और तुरंत गांव में खबर फैला दी। गांव वालों ने बोलेरो वाहन से दोनों को सनावत के मोरी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अफसोस जयराम चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं काका काशीराम गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है। मृतक जयराम का शव सिविल अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है, जहां उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और बाद में शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जितेंद्र लामडटिया, ये जिनकी अभी आज शव लेकर आए हैं, क्या मामला है, कहाँ के हैं ये गवल ग्राम के हैं। हाँ, क्या हुआ था? खेत पे काम कर रहे थे तो बिजली गिर गई है। कितने बजे की घटना है ये?
ये लगभग 4 बजे के आसपास। अभी 4 बजे हुआ? हाँ अभी 4 तो खेत में, कौन से खेत में, कहाँ पर काम कर रहे थे? उनका एक ही जगह खेत है, दोनों भाई काका भतीजा है। गांव से कितनी दूर है ये? गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर। तो वहाँ पर कौन कौन था ये? वो 2 भाई है, कोई बाकी कोई नहीं था। क्या नाम है इनका? एक का नाम काशीराम। काशीराम जयराम, 2 जन थे ये। हाँ। तो कौन कौन काका था और कौन भतीजा था? काशीराम जी काका जी है। हाँ। और जयराम भतीजा है। तो जब बिजली, खरगोन में पलक झपकते ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में बैग से आभूषण, नकदी और जेब से रुपए उड़ाने वाली अंतर्राज्यीय सासी गिरोह की 2 शातिर महिला चोरों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ फरार चल रहा उनका साथी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 12 मई को सराफा बाजार में गहने रिपेयरिंग कर घर लौट रही महिलाओं के हाथ में लटकी थैली काटकर दोनों महिलाओं ने गहनों से भरी डिब्बी चुरा ली थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 2 साल पहले SBI बैंक से चोरी हुए 30,000 रुपए की गुत्थी भी सुलझा दी है। पुलिस की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से राजगढ़ में जाकर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही चोरी में शामिल बेजू जगजीवन सिसोदिया फिलहाल ये फरार चल रहा है। दोनों महिलाओं के पास से चोरी किए गए पेंडल, सोने की मैं आपको बता दूं अंगूठियां और 3,000 रुपए और साथ ही साथ 1,40,000 रुपए की कीमत का सामान। 5/2025 को इंदिरा नगर की एक महिला है जो कि सराफे में अपने जो स्वर्ण आभूषण है उनकी रिपेयरिंग करवाने के लिए आई थी। वो जब जा रही थी अपने घर तो चावला बिल्डिंग के पास में जो गुजरात साड़ी सेल्स है वहाँ पे 2 महिलाएं उनका पीछा कर रही थी और वो अज्ञात संदिग्ध थी। तो उनके द्वारा जो है बैग को कट किया गया और उसमें से जो है ज्वेलरी जो है उनकी चोरी करके ले गए थे। हमने तत्काल जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम में हमने गठित की और CCTV फुटेज वगैरह निकालना शुरू किए। तो हमको जो उसमें महिलाएं जो अज्ञात संदिग्ध मतलब पाई गई और उनकी जब हमने साइबर सेल से मदद ली और उनके CCTV फुटेज वगैरह हमने ज्ञात किए तो पता चला कि ये राजगढ़ की रहने वाली हैं। तो श्रीमान SP सर के निर्देशन में टीम राजगढ़ गई थी और वहाँ से जो है उनको गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया गया। पूछताछ की गई थी उनसे। जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के नवविवाहित जोड़े से जुड़ी घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही कष्टकारी और दर्दनाक घटना है जिससे हम सभी को एक बड़ा झटका दिया है और साथ ही साथ सबक सिखाने का काम किया है। डॉक्टर यादव ने कहा कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना हुई वो समाज के लिए गंभीर चेतावनी भी है। उन्होंने खासकर बच्चों को इस बात का संदेश दिया कि जब संबंध बनाते हैं और विवाह होते हैं तो 2 परिवार जुड़ते हैं, इसलिए हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बच्चों को इतने दूर तक जाकर संबंध बनाने से पहले सोच विचार करना चाहिए। उन्होंने इस घटना से खुद को आहत बताते हुए कहा कि हम सभी को इससे सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। ये बात सही है कि हमारे बच्चों की सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना हुई है ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। आगे से हमको कई सारे सबक मिलते हैं, खासकर बच्चों को भी जब हम संबंध बनाते हैं, विवाह 2 परिवार जुड़ते हैं, बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत भी है और आगे जा कर के बच्चों को इतने दूर जाने देने के लिए भी विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं तो आज इस घटना से आहत हूँ। हम सबको सबक मिलता है, ये बहुत कष्टकारी घटना है। रायसेन जिले के अगरिया नारापुरा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक गरीब मजदूर महिला इंदिराबाई जो हाल ही में जिला अस्पताल में डिलीवरी कर चुकी थी, 3 दिन बाद छुट्टी मिलने पर सरकार की 108 निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा बुक करती है। बुकिंग कंफर्म होने के बाद एम्बुलेंस का ड्राइवर अस्पताल पहुंचा। महिला और 3 दिन की नवजात बच्ची एम्बुलेंस में बैठ गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। एम्बुलेंस के चालक ने महिला से 500 रुपए की जबरन मांग की। गरीब मजदूर परिवार के पास पैसे ना होने पर चालक ने महिला और बच्ची को गाड़ी से उतार दिया और खाली एम्बुलेंस लेकर चला गया। मां और नवजात बच्ची अस्पताल के बाहर तेज धूप में बेबस बैठी रही। दिन भर धूप में रहने के बाद आखिरकार उन्हें करीब 4 बजे मोटरसाइकिल से घर ले जाया गया। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर दर्ज कराई, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद ना तो कोई सुनवाई हुई और ना ही जिम्मेदार अधिकारियों ने जांच शुरू की या ड्राइवर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई है। क्योंकि उसको घर पर छोड़ने जाना था, एम्बुलेंस वाले बिठाकर तो ले गए उसको, लेकिन उससे 500 रुपये फीस मांग रहे थे। उसने देने से मना किया तो उसको सड़क पर ही बाहर उतार दिया
तो उस पर सर क्या कार्रवाई की जाएगी सर, क्या मामला है वो? जननी वाहन के द्वारा प्रसूति के पश्चात जो छुट्टी होती है जी, उन महिलाओं को जी, घर पर वापस छोड़ने का प्रावधान है जी, और इस कार्य के लिए उनको किसी भी प्रकार की राशि हितग्राही से नहीं लेना चाहिए। जी, अगर उसने राशि ली है, राशि की मांग की है हितग्राही से, तो ये नियम के विरुद्ध है और हम उसको 108 जननी वाहन के चालक को और दूसरे स्टाफ को बुला करके जांच करके उचित कार्रवाई इसकी विरुद्ध करेंगे। सरकारी दफ्तरों में सिस्टम की लापरवाही और अंदरूनी मिली भगत का एक और चौंकाने वाला मामला मध्य प्रदेश के गुना जिले से सामने आया है, जहां शिक्षा विभाग से रिटायर हो चुके एक बाबू को पिछले 2 सालों से एसडीएम कार्यालय में रीडर सीट पर काम करते हुए कैमरे में कैद किया गया और वो भी शासकीय दस्तावेजों पर अपनी खुद की हैंडराइटिंग में। ये पूरी घटना गुना के आरौन क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां तहलका डिजिटल न्यूज चैनल की टीम ने जब एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया तो एक व्यक्ति शासकीय फाइलों में नोटिंग करता हुआ पाया गया। जब पड़ताल की गई तो सामने आया कि व्यक्ति शिक्षा विभाग से रिटायर हो चुका है, लेकिन पिछले करीब 2 वर्षों से रीडर की कुर्सी पर विराजमान है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस रिटायर बाबू को ना तो कोई आधिकारिक आदेश मिला है और ना ही उसकी नियुक्ति वैध है, फिर भी ये रोजाना ऑफिस आता है, फाइलें देखता है और दस्तावेजों पर काम करता है और कहा जा रहा है कि उसे ये अनौपचारिक संरक्षण मिल रहा है एसडीएम कार्यालय के ही स्टाफ से। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग ने करीब 94 लाख रुपए मूल्य की देसी और विदेशी मदिरा को जेसीबी की मदद से नष्ट कर दिया है। ये मदिरा विभिन्न प्रकरणों में आबकारी और पुलिस विभाग द्वारा जब्त की गई थी। न्यायालय में इन मामलों के निपटारे के बाद आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर इस मदिरा को विधिवत नष्ट किया है। में नहीं, न्यायालय से उनका निराकरण हो चुका है, उनके नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें लगभग 10 प्रकरण शामिल हैं। सबसे 2015 का एक सिंगल प्रकरण में लगभग 6000 लीटर यहाँ पे शराब है और बाकी और आबकारी विभाग के द्वारा जो प्रकरण पहले से जो न्यायालय से पूर्ण हो चुके हैं, लंबित नहीं है, उनका नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें मुख्य जो है लगभग 7000 लीटर के आसपास पुलिस विभाग का माल है और मध्य प्रदेश के गुना जिले के मधुसूदनगढ़ इलाके से अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। हाल ही में प्रशासन द्वारा गढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद कुशवाहा समाज ने प्रशासन पर भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर समाज के लोगों ने स्थानीय हनुमान चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बस स्टैंड की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में गलत रवैया अपनाया गया है। केवल 4 बीघा जमीन पर कार्रवाई की गई, जिसमें लव कुश मंदिर आश्रम, लगभग 200 पेड़ और एक चौकीदार का घर भी गिरा दिया गया है। यहां तक कि उस चौकीदार को जेल भी भेजा गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि उसी क्षेत्र में 12 से 14 बीघा जमीन अब भी कब्जे में है, लेकिन वहां अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और यही है कि वहाँ पे 17 बीघा साज की जमीन है। आप मीडिया बंधु आप अच्छे से जानते हैं कि कहीं भी अतिक्रमण हटता है तो मंजूरी जगह जितनी है उसका अतिक्रमण पूरा हटता है, लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया गया है। जो कुशवाहा आश्रम बना है मधुसूदनगढ़ में, सिर्फ उसके फलदार पेड़ काटे गए हैं और उसके जो आश्रम के जो छोटे छोटे स्थान बने थे, एक बड़ा हुआ था आश्रम, उनको तोड़ा गया है, सब मंदिर बचाया गया है और सबकी को ध्वस्त किया गया है। वहाँ कहते हैं कि बस स्टैंड बनाया जाएगा, तो वहाँ भील जाति की आदिवासी लड़कियाँ जो 12वीं तक का छात्रावास है वो वहाँ पे बना हुआ है और दूसरी ओर नदी लगी हुई है और तीसरी तरफ बस स्टैंड, तो 4 चौराहे जहाँ मिलते हैं वहाँ बस स्टैंड का निर्माण होता है। लेकिन एक राजनीति दल के कारण चलते हुए वहाँ एक साठ के बस स्टैंड कह के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।